नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एडीओ की अगली कक्षा में हम चलेंगे और इससे पहले वाली कक्षा में हमने आजीविका से संबंधित जो कृषि वाला भाग है वो कृषि वाला भाग समझ लिया था कि कृषि क्या है और भारत में कृषि का क्या महत्व है आजीविका के रूप में। आज के इस वीडियो में हम अगले टॉपिक में चलेंगे। आपको पहले एक जानकारी हो जाए, जो लोग फर्स्ट टाइम देखते होंगे, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, उनको एक चीज की जानकारी ये हो जाए कि हम लोग जो भी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे या पढ़ाएंगे वो सारी क्लासेस क्या होंगी, पॉइंट टू पॉइंट होंगी, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया कि भारतीय कृषि और उसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या भूमिका है, और इसके अंतर्गत भारतीय कृषि में ही श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये विशेष तौर पर आपके सिलेबस में दिया गया है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। इसके अलावा अन्य क्रांतियां भी जो कृषि से संबंधित रहीं या भारतीय अर्थव्यवस्था के या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आजीविका से संबंधित रहीं, उन सब चीजों को भी, उन सब टॉपिक्स को भी हमको इसमें पढ़ना ही होगा। लेकिन मुख्य रूप से फोकस करके हमको हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को पढ़ना ही होगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे कंटिन्यू हम चलते चलेंगे एक एक पॉइंट लेकर के, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन सी क्रांतियां हमको मुख्य रूप से पढ़नी है। तो सबसे पहला श्वेत क्रांति और हरित क्रांति तो पढ़ना ही है। इसके अलावा हमको और भी क्रांति जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति और इंद्रधनुष क्रांति, ये सारी चीजों को भी पढ़ना है। ध्यान रहे कि आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति से बहुत ज्यादा चांस है, यानी मैक्सिमम चांस है कि पूछे प्रश्न। लेकिन चूंकि नीली पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, ये सब क्रांतियां भी कृषि से संबंधित हैं, भारतीय आजीविका से संबंधित हैं, तो इन सब चीजों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से फोकस करेंगे श्वेत क्रांति पर, और श्वेत क्रांति पर फोकस करने से पहले एक छोटी सी कहानी से अपनी बात शुरू करते हैं। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, आजाद होने से पहले ही हमारे देश में दूध की समस्या, दूध के वितरण की समस्या, दूध के उत्पादन की समस्या आवश्यक रूप से, मतलब वर्तमान निरंतर तौर पर विद्यमान रही है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप दूध की उपलब्धता, शहरी क्षेत्रों में आप दूध की उपलब्धता की बड़ी समस्या है, ये चीजें आप देख सकते। तो जब इस प्रकार की समस्या थी कि हमारे देश में दूध की उपलब्धता नहीं है, मुख्य रूप से श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध से संबंधित है। इसी को आपको दो नाम से पूछा जा सकता है, या दो नाम आपको याद रखने हैं। पहला है श्वेत क्रांति, दूसरा है ऑपरेशन फ्लड। ये दोनों चीजें एक ही बात है, श्वेत क्रांति कहें या ऑपरेशन फ्लड कहें। दूध के उत्पादन में आमूलचूल परिवर्तन या दूध के उत्पादन में, दूध के वितरण में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ही श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। मैं बात अपनी शुरू कर रहा हूं वहीं से, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, समय था 1940 का, लगभग 1940 का। और 1940 के समय में, 1940 के सन के आसपास यह महसूस किया जाने लगा कि भाई अब भारत में दूध की समस्या है और इस दूध की समस्या को दूर किया जा सकता है। उस समय मुंबई, गुजरात या फिर जो तटीय क्षेत्र थे जहां बंदरगाह हुआ करते थे, वो बंदरगाह अपेक्षाकृत भारत के अन्य राज्यों या अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक धनवान हुआ करते थे, यानी अधिक समृद्ध हुआ करते थे। तो उन क्षेत्रों में पैसे की उतनी समस्या नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में गुजरात एक ऐसा प्रदेश था जिस प्रदेश में पैसे की भी समस्या नहीं थी, संसाधन की भी समस्या नहीं थी, लगभग सारी चीजें थी। दूध के उत्पादन में भी गुजरात ठीक ठाक प्रतिनिधित्व कर रहा था 1940 के आसपास। लेकिन एक प्रमुख समस्या यह थी कि दूध जो उत्पादन होता था वो मुख्य रूप से किसान या छोटे जो
छोटे डेयरी फार्म वाले होते थे, डेयरी फार्म जानते हैं, छोटे डेयरी फार्म वाले जो होते थे वो दूध का उत्पादन करते थे। मान लेते हैं किसी गांव में दूध का उत्पादन एक डेयरी वाला करता है, अगर 200 लीटर वो दूध का उत्पादन करता है तो उसके सामने समस्या ये हो गई कि वो 100 लीटर दूध तो अपने गांव में बेच लेगा, लेकिन बाकी के दूध को अपने गांव में नहीं बेच पाएगा। या 1940 के आसपास ऐसी भी तो चीजें थी कि सबके घर में गोधन यानी गाय बैल पशु हुआ ही करते थे, तो दूध कोई खरीदता नहीं था। सामान्य तौर पर किसान जो होता था, छोटे किसान जिसने एक गाय पाल रखा है, 2 गाय पाल रखा है, 5 गाय पाल रखा है, या छोटे डेयरी वाले जिन्होंने 8-10 गाय पाल रखे हैं, दूध तो उत्पादित कर दिया, लेकिन इसको बेचे क्यों, बेचे कहां, तो ये कहां बेचे उसके लिए एक बड़ी समस्या थी, यानी मार्केटिंग की एक प्रमुख समस्या थी। अब इस मार्केटिंग की समस्या को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने एक उपाय सोचा। जैसे चल रहे मटके टमक 2 में बुढ़िया ने सोची तदबीर, जिससे चमक उठी तकदीर, तो इन्होंने भी एक तदबीर सोचा, एक उपाय सोचा कि ऐसा क्यों न करें कि ये जो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे किसान मार्केटिंग के लिए यानी अपने दूध को बेचने के लिए बड़ी समस्याग्रस्त रहते हैं। अब उस समस्या को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे कि उनको केवल उत्पादन का ही काम मिले किसानों को, और दूध को बेचने का काम कोई और करे, और उत्पादन जब करे तो उसको दूध का एक वाजिब मूल्य भी मिले। ऐसा नहीं कि दूध 20 रुपए लीटर में उत्पादित कर रहा है वो और उससे 10 रुपए लीटर में खरीदा जा रहा है, उसका लागत 20 रुपए है जबकि वो 10 रुपए में बेच रहा है, ऐसा भी ना हो। ऐसी समस्या के समाधान के लिए गुजरात के खेड़ा, एक जिला है गुजरात का खेड़ा, और इसी खेड़ा जिला जो है इसको आप जब क्या बोलते हैं उनको, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया तो उसमें एक खेड़ा प्रमुख स्थान आता है, ये वही खेड़ा है। तो गुजरात के खेड़ा नामक जिले में एक यूनियन की स्थापना की गई, और चूंकि ये यूनियन जो था खेड़ा जो जिला था उसके एक स्थान यानी एक गांव जिसका नाम था आणंद, और इस जगह पर था ये, इस वजह से इसका नाम पड़ा ए से आनंद और एम से मिल्क, चूंकि मिल्क के नाम से ही चल रहा था, यू से यूनियन और एल से लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको आप अमूल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1946 में कर दी गई। यानी अमूल की स्थापना क्यों की गई, तो अमूल की स्थापना मुख्य रूप से जो छोटे किसान या छोटे डेयरी फार्म वाले हैं जो कि अपने दूध को अच्छे तरीके से अच्छे भाव पर या समय पर नहीं बेच पा रहे हैं, उनके सहूलियत के लिए एक अमूल नामक संस्था की स्थापना की गई, यूनियन की स्थापना की गई। चूंकि ये यूनियन आनंद नामक गांव से बना, इसलिए इसका पहला लेटर ए गांव को दर्शाता है, दूसरा लेटर एम मिल्क यानी दूध से संबंधित है इसको दर्शाता है, तीसरा यू यानी ये यूनियन है एक संघ होगा, और चौथा लेटर एल लिमिटेड यानी किस प्रकार का संघ होगा, जैसे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड जैसा होता है उस प्रकार से ये सब चीजें कंपनी की भाषा में या फिर सीए की भाषा में अलग शब्द में जाते हैं। लेकिन यहां पर यही समझिए कि अमूल की स्थापना मार्केटिंग के लिए मुख्य रूप से की गई कि ये जो किसान दूध उत्पादित कर रहे हैं इन किसानों के दूध को कैसे बेचा जाए। तो अमूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। मान लेते हैं आनंद नामक एक गांव ये है, यहां पे एक फैक्ट्री लगाई जाएगी। फैक्ट्री क्या होगा, फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री होगी जिस फैक्ट्री में पहला तो दूध को हम स्टोर करके रख सकें यानी दूध लंबे समय तक खराब ना हो। दूसरा, इसके बाद इस दूध को मार्केट में बेचने की व्यवस्था यही फैक्ट्री से किया जाएगा। एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि यहां से बेचा जाएगा दूध को। अब दूध को बेचने के लिए जान रहे हैं, अब दूध मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर जाना है, दूध को लेकर के 50 किलोमीटर दूर जाना है। एक किसान ने दूध 20 लीटर उत्पादित किया, अब उसको 50 किलोमीटर दूध बेचने जाएगा
तो 50 किलोमीटर दूर जाना आना पूरा दिन उसका चला गया, दूध खराब होने के भी चांसेस हैं, गर्म होकर के समय के साथ खराब भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस अमूल ने, ये फैक्ट्री जो अमूल का था, इसने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए कि हम बर्फ वाले यानी फ्रीजर आदि रखेंगे जिसमें दूध लंबे समय तक खराब ना हो। और दूसरी बात, जितना दूध नहीं बिका उस दूध का हम कुछ प्रोडक्ट भी बनाएंगे, जैसे उस दूध को गर्म करके हम क्या बना देंगे, उस दूध को गर्म करके हम बना देंगे आपका दूध पाउडर। उस दूध को गर्म करके उसमें से घी निकालेंगे और बना देंगे हम छाछ, हम घी बेचेंगे अलग से। इस तरीके का अमूल का एक प्लान था, इसके अंतर्गत इस प्रकार से चीजें की गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो किसान, छोटे छोटे जो किसान थे, वो छोटे छोटे किसान इससे किस प्रकार से जुड़े उस चीज को भी एक बार देख लेते हैं। ये आपके आगे के लिए बहुत लाभकारी होगा। अब किसान कोई 20 लीटर दूध उत्पादन कर रहा है, कोई 50 लीटर कर रहा है, कोई 10 लीटर कर रहा है, कोई 5 लीटर कर रहा है, कोई 2 लीटर कर रहा है, कोई 8 लीटर कर रहा है, कोई 12 लीटर कर रहा है, कोई 14 लीटर। अब मान लेते हैं इस किसान ने 20 लीटर दूध उत्पादित किया। अब 20 लीटर में से 2 लीटर, या फिर किसी डेयरी वाले ने 20 लीटर उत्पादित किया, 2 लीटर अपने खर्च के लिए रखा, बच गया 18 लीटर। तो इस 18 लीटर को एक किसको दे देगा, इसको दे देगा। इसी प्रकार से ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, बाकी दूध ये भी देगा। इस प्रकार से एक ही जगह आकर के दूध क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। अब यहां पे दूध इकट्ठा हुआ। अब दूध कौन, जो लोग दूध लेकर के आ रहे हैं वो दूध अच्छी मात्रा का है या पानी मिला दिया गया है, इन सब चीजों का भी तो ध्यान रखेगी एक फैक्ट्री, नहीं तो फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। पता चला कोई पानी वाला 12 लीटर दूध है और 12 लीटर पानी मिला के 24 लीटर बेच दिया। तो इस फैक्ट्री ने एक नियम भी बनाया कि हम क्या करेंगे, लैक्टोमीटर रखेंगे। लैक्टोमीटर क्या होता है पता है, लैक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता को मापने वाला एक यंत्र होता है। उसमें अब जब दूध डालेंगे तो पता चल जाएगा कि इस दूध में कितना पानी और कितना दूध है, शुद्ध दूध की मात्रा कितनी। हम फ्रीजर रखेंगे, हम बहुत सारे प्रसंस्करण के चीजें रखेंगे, जिन चीजों को ये छोटे छोटे किसान नहीं रख सकते, लेकिन ये बड़ा फैक्ट्री रख सकता है। तो इस प्रकार से ये दूध क्या हो गया, एक फैक्ट्री, एक अमूल का जो फैक्ट्री था आनंद नामक स्थान पर, वहां पे इकट्ठा होने लगा और यहां से फिर इस दूध को बेचा जाने लगा अन्य अन्य बाहरी जगहों पर। यही था पूरा पूरा अमूल का कंसेप्ट। क्लियर है। तो ये अमूल की स्थापना हुई लगभग 1946 में। ठीक है, 1940 के आसपास ये महसूस किया जाने लगा कि हमें किसी भी प्रकार से दूध जो है, दूध को खराब नहीं होने देना है। किसानों को, डेयरी फार्म वालों को दूध का अच्छा कीमत मिले, उस कीमत को प्राप्त करने के लिए अमूल की स्थापना की गई। और अमूल की स्थापना के साथ, अमूल की स्थापना होती है 1946 में। अब ये चीजें जब अमूल की स्थापना हुई होगी तो सोच करके देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लेते हैं, सोच करके देखिए कि कोई नया व्यक्ति है जो उस क्षेत्र में रहता है, जिसने अभी तक कोई भी गाय बैल नहीं पाला था, तो भी सोचेगा कि मैं 20 गाय पाल लेता हूं, 200 लीटर दूध होगा, मैं इसको सीधे अमूल को बेचूंगा। बेचने का कोई झंझट ही नहीं है, अमूल बहुत छोटा मार्जिन रखता है, बाकी जो भी है उसको प्रसंस्करित करके बेच देता है, तो अमूल को बेच देंगे हम, कोई वो नहीं है। तो वहां के रोजगार में भी वृद्धि, दूध के उत्पादन में भी वृद्धि, शुद्ध दूध के उत्पादन में भी वृद्धि, दूध के वितरण में भी वृद्धि, क्योंकि वितरण की समस्या, मार्केटिंग की समस्या किसान या डेयरी फार्म वाले की नहीं है, वो समस्या है किसकी, अमूल वाले की। ठीक है, तो इस प्रकार से दूध का उत्पादन के क्षेत्र में अमूल अपना योगदान निभाता है 1946। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये अमूल से जुड़ी कहानी अभी आगे आपको काम में आएगी, इस वजह से बताते जाता हूं। श्वेत क्रांति, अच्छा एक चीज और अमूल के बारे में बता दो। पहले, अमूल किसी भी प्रकार से कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये एक प्रकार का संघ है। संघ मतलब दूध उत्पादन करने वाले लोगों का संघ है। जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो किसान हैं, उनका संघ है। वही लोग उसको पैसा फाइनेंस करेंगे और उसी से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या घटेगा, जो भी चीज होंगी। तो किसी प्रकार से कोई सरकारी संस्था नहीं।
शुरू करते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तेज वृद्धि से जुड़ी है। भारत में श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, 1970 के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया। यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 13 जनवरी 1970 से होती है। और इस श्वेत क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। दो नाम महत्वपूर्ण याद रखने हैं। अभी तक मैंने आपको अमूल के बारे में बताया। अमूल के एक एक पॉइंट से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या अमूल एक सरकारी संस्था है? नहीं है। किस प्रकार का यूनियन है? तो दूध उत्पादन करने वाले व्यक्तियों का ही यूनियन है। अमूल कहां पर स्थित है? गुजरात के आणंद नामक गांव में स्थित है और आणंद नामक गांव खेड़ा जिले के अंतर्गत आता है। अब यहां से कुछ चीजें कि दूध का जो ऑपरेशन फ्लड था या श्वेत क्रांति थी, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 13 जनवरी 1970 से, और 13 जनवरी 1970 को होती है। और इसके जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। अब एक चीज और देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड के लिए बनाया गया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1965 में बना। अब ध्यान रखिए, 1946 में अमूल बन चुका था। अमूल 1946 में बन चुका था, लेकिन यह किसी भी प्रकार का सरकारी संस्था नहीं था। यानी दूध उत्पादन करने वाले लोगों का ही संघ था, जो कि दूध उत्पादित करके अपने पास स्टोर करती थी और मार्केटिंग का काम करती थी। लेकिन कुछ समय बाद, जब 1965 के आसपास, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री के समय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जब की गई, तो इसकी स्थापना भी कहां की गई? इसी आणंद नामक जगह पर, इसी आणंद नामक जगह पर की गई। वही आणंद जहां पर अमूल बना। अब ये चीज क्यों बना? तो उस समय जब वर्गीस कुरियन जो थे, वर्गीस कुरियन जी ने देखा कि अमूल ने इस प्रकार से अपनी संस्था बनाई, एक यूनिट बनाया, दूध का उत्पादन किया और दूध को बेचने का काम किया, दूध को स्टोर करके बेचने का काम किया, तो इस प्रकार से अमूल तो काफी सक्सेसफुल रहा। अगर अमूल इसी प्रकार से सक्सेसफुल है, तो हम क्यों ना इसी प्रकार के छोटे छोटे यूनिट और जगहों पर भी बनाएं, अमूल जैसा ही। जैसे मान लेते हैं हम एक बना सकते हैं बीमूल। बीमूल मतलब बिलासपुर मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक, तो ये छोटी छोटी संस्था अमूल की तरह ही और जगह पर बनाया जाए, और छोटी छोटी संस्था और लोग तो बना लेंगे। मतलब जो अमूल वाला क्षेत्र था, अमूल जहां पर बना, आनंद खेड़ा वाला क्षेत्र, वहां के लोगों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, समस्या नहीं थी, क्योंकि गुजरात पहले से समृद्ध राज्य हुआ करता था, क्योंकि बंदरगाह हुआ करता था। तो बंदरगाह की वजह से बहुत सारा व्यापार, ट्रेड हुआ करता था। उस व्यापार की वजह से उनके पास पैसों की बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन हम जब बीमूल बनाना चाहते हैं, बिलासपुर मिल्क यूनियन लिमिटेड, अलग बिलासपुर में, तो इसको तो पैसा चाहिए, और यहाँ के लोग तो उतने समृद्ध नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक संस्था बना देते हैं जो इन सब चीजों को देखेगा, जिस संस्था का नाम रखा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये संस्था का काम क्या है? पशुधन के संवर्धन का काम करेगा, दूध के उत्पादन को बढ़ाने का काम करेगा। संस्था कौन सा? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा? दूध के उत्पादन को बढ़ाने का, दूध के वितरण को बढ़ाने का काम करेगा। तो इस अमूल से शिक्षा लेकर के या अमूल से प्रेरित होकर के वर्गीस कुरियन ने एक सरकारी संस्था बनाने की अपील सरकार से की, और सरकार ने एनडीडीबी बना दिया। और एनडीडीबी का काम क्या हुआ? एनडीडीबी का काम यही हुआ कि दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, पशुधन का संवर्धन करना,
दूध के वितरण में वृद्धि करना, दूध के मार्केटिंग का काम करना, ये सब काम क्या हुआ, एनडीडीबी का। कैसा करेगा, कैसे बनाएगा, तो इसी अमूल जैसा ही बनाने का, ढांचा बनाने का काम एनडीडीबी ने किया। तो 1965 में एनडीडीबी बन चुका था। उसके बाद जब ये चीजें बन चुकी, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा, देखिए अमूल बना 1946, अमूल के बाद आया नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया 1965, वर्गीस कुरियन ने बनवाया। तो जब ये बन गया तो अब पूरा संस्था तो बन गया, ये एनडीडीबी का देखने का काम क्या है, पूरा क्षेत्र में देखेगा कि भाई दूध किस प्रकार से उत्पादित हो, किस प्रकार से मार्केटिंग हो। लेकिन अब इसको एक वृहद रूप में, यानी हर क्षेत्र में अमूल जैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो इस एनडीडीबी ने के जनक जो थे वर्गीस कुरियन, उन्होंने फिर शुरुआत की 1970 में श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति मतलब क्रांतिकारी तौर पे दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। अब जब आप एक चीज और बताइए, अब आगे चलते हैं आगे वाले पेज में, ठीक। अब ये श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड है, इसके 3 चरण हैं और तीनों चरणों को हमको पढ़ना। हमने अमूल का उदाहरण लिया। अमूल के उदाहरण में हमने एक चीज देखा कि अमूल ने एक छोटा सा शेड बनाया, एक छोटा सा जगह बनाया, जहां पर दूध के उत्पादन को या फिर दूध को स्टोर किया जाएगा, दूध को उत्पादित किया जाएगा, प्रसंस्कृत किया जाएगा, ये सब काम किए जाएंगे। अब एनडीडीबी को भी इसी के जैसा कुछ काम करना है। आपको एक मिक्सचर की फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, एक मिक्सचर की फैक्ट्री खोलनी है। आपको कोई बोलता है, आपका दोस्त बोलता है कि तुम्हारे क्षेत्र में मिक्सचर बहुत अच्छे तरीके से बिकेगा, तुम एक काम करो, तुम मेरे से, मैं, वो आपका दोस्त है कहीं वहां रहता है, मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश में, और कहता है कि आप एक काम करो कि मेरे से 50 किलो मिक्सचर ले जाओ, आप एक बार बेच के देखना, और अगर बिक जाएगा तो तुम भी अपना फैक्ट्री डाल लेना। तो आपको आइडिया अच्छा लगा, आप ले आए उसका मिक्सचर का बोरा 50 किलो का, यहां बेचना शुरू किए, सभी क्षेत्र तक पहुंच बनाने की कोशिश की, आपने मिक्सचर बेच दिया, मिक्सचर बिक गया अच्छे से। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, अब उसी दोस्त पर निर्भर कहेंगे क्या, बिक जाए तो पैसा दे देना, तो बिक गया आपका 50 किलो, आप उसको पैसा देना। लेकिन बार बार आप हिमाचल प्रदेश से खरीद खरीद के लाएंगे क्या मिक्सचर, नहीं लाएंगे। तो दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, अपना खुद का फैक्ट्री बनाएंगे, कि मिक्सचर बनाने वाला खुद का फैक्ट्री हो, मिक्सचर बनाओ और बेचो। तो आपने एक फैक्ट्री स्थापित किया, आपका काम अच्छा चल गया। तो क्या आप केवल बिलासपुर तक सीमित रहेंगे, नहीं, रायपुर में भी एक फैक्ट्री डालेंगे, जगदलपुर में भी एक फैक्ट्री डालेंगे, झारखंड में भी कहीं एक फैक्ट्री डालेंगे, कहीं उड़ीसा, यूपी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कहीं फैक्ट्री डालेंगे, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से ये ऑपरेशन फ्लड था ना, ये ऑपरेशन फ्लड का भी 3 चरण होता है, और 3 चरण किस प्रकार से होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था, जब ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ 13 जनवरी 1970 को, जब ये 13 जनवरी 1970 को शुरू होता है, तो ऑपरेशन फ्लड शुरू होता है किस प्रकार से, एनडीडीबी ने निर्धारित किया कि हम एक काम करेंगे, जो चीजें हमको बाहर से दान के रूप में मिल रही, दान के रूप में मिलना, उस समय क्या होता था, उस समय की बात यह थी कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप जो है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उन देशों का एक समूह जो होता था यूरोपियन यूनियन होता था। अब उन यूरोपियन यूनियन के जो देश थे, या फिर यूरोपियन यूनियन जो बना था, जो संघ था, वो विभिन्न देशों को, जो गरीब देश हुआ करते थे, उन गरीब देशों को कुछ चीजें दान में दिया करता था। जैसे दूध पाउडर दे दिया, जैसे दूध से बना कोई और प्रोडक्ट दे दिया जो लंबे समय तक खराब ना हो। क्यों दिया करता था, इसलिए भी दिया करता था, दान में आप क्यों देते हैं, किसी को दान में दे देते हैं ना, कि भाई वो थोड़ा गरीब है, दे दे, दया आ गया, उसी प्रकार से उसको भी दया आता था तो वो दे देता। अब वो चीजें जब आती थी भारत में, तो उसको बांटे कैसे, मतलब वो चीज तो आ गई, दूध पाउडर तो आ गया, लेकिन उस दूध पाउडर को कौन बांटेगा, किसके पास पहले किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीजें कैसे होंगी। तो उन सब चीजों पर फोकस करते हुए एनडीडीबी ने
एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन से हमारे पास सामान आ रहा है या फिर जो दूसरे देशों से हमारे पास दान में सामान आ रहा है, दूध से बनी चीजें जो हैं, उनको पहले वितरित करने का काम, एक सेटअप तैयार करेंगे। ठीक है, आपके पास आ गया मान लो 100 टन दूध पाउडर आ गया। अब 100 टन दूध पाउडर को आप बांटेंगे कैसे? तो उसके लिए आप एक रिटेलर शॉप खोलेंगे जगह जगह पर। उस प्रकार से, इसी प्रकार से इसने एनडीडीबी ने भी छोटे छोटे जो आउटलेट्स थे वो खोलने शुरू किए या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया कि हम इन चीजों को अच्छे तरीके से बांट सकें। तो यही था इसका पहला चरण। पहला चरण जो था वो था क्या कि जो भी यूरोपियन यूनियन संघ से, यूरोपियन यूनियन संघ को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ईईसी, यूरोपियन यूनियन संघ को बोला जाता है कमिटी या कुछ है ऐसा, यूरोपियन यूनियन कमिटी, यूरोपियन क्या था इसका फुल फॉर्म, मैं भूल जा रहा हूं। ठीक, यहां से कुछ चीजें मिलती थी उपहार में, जैसे मिल्क पाउडर मिला, बटर ऑयल मिला, इसको किस प्रकार से बिक्री किया जाए। तो इसको बेचने के लिए इसने 8 जो शेड थे वो बनाए। ठीक, और डेयरी विकास बोर्ड ने, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने, एनडीडीबी ने 8 शेड बनाए। 8 शेड मतलब 8 एक तरीके से गोदाम बनाए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में, और वहां पे ये प्रोडक्ट जाकर के रखा गया और उस प्रोडक्ट को फिर धीरे धीरे बेचा गया। कहां? तो बेचा गया, शुरुआत में इसने 4 महानगर को, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन 4 महानगरों को टारगेट किया कि सबसे पहले हम इन 4 महानगरों में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे जो कि हमको यूरोपियन यूनियन से मिला है, और उसको अपना प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। पहला चरण खत्म हो गया। 1970 से 80 तक पहला चरण चलता है। इस पहले चरण में किसी भी प्रकार से दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। इस पहले चरण में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, यानी एक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर चीजों को बेचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इस पायलट प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंट के तौर पर बेचा जाता है और चीजें बिक जाती हैं। अब आता है दूसरा चरण जो कि 1981 से लेकर के 1985 तक चलता है। जैसे पहले चरण में आप 50 किलो मिक्सचर हिमाचल प्रदेश से लेकर के आए थे, अब जब मिक्सचर का डिमांड बढ़ेगा तो आप कितना आयात करेंगे, तो दूसरा चरण आपने क्या किया कि खुद का फैक्ट्री डाला। उसी प्रकार से एनडीडीबी ने भी, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भी दूसरे चरण में दूध के उत्पादन पर फोकस किया, यानी अब जो उत्पादन होगा दूध या दूध का प्रोडक्ट बनेगा वह हमारे देश में ही बनेगा। तो दूसरा चरण 1981 से 1985 तक चलता है। इसमें जो दूध के शेड पहले 18 बनाए गए थे उसको बढ़ाकर 136 कर दिया गया, और जो 4 महानगर पर दूध का फोकस था, यानी दूध के प्रोडक्ट बेचते थे हम यूरोपियन यूनियन से लाया हुआ, उसको हमने 290 नगरों में बेचना शुरू कर दिया। इसी क्रम में हमने अमूल जैसा संस्था बनाया, कितना? 43,000, और इस 43,000 संस्था में हमने 42.50 लाख, यानी 42.5 लाख जो दूध उत्पादक थे, किसान या छोटे डेयरी वाले, उनको जोड़ने का काम किया। समझ गए? अमूल जैसा संस्था मतलब आप समझ गए अमूल कैसा संस्था था। सेम उसी तरीके का संस्था एनडीडीबी ने भी बनाया दूसरे चरण में, और दूसरे चरण में 43,000 ऐसे संस्था बनाए गए, और इस 43,000 संस्था में, अमूल जैसी 43,000 संस्था में हमने 42.5 लाख दूध उत्पादक थे, उनको जोड़ा गया। ठीक, अब जो हम दूध पाउडर आयात करते थे या दूध पाउडर जो यूरोपियन यूनियन से आता था, उस दूध पाउडर को भी बनाने का काम शुरू किया, जो कि 1989 तक 1,40,000 टन हो गया, यानी इतना दूध पाउडर हम बनाने लगे। ठीक है, तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पहला कि पहले चरण में हमने किसी प्रकार से डेयरी के विकास के लिए, गाय बैलों के संवर्धन के लिए, गाय बैलों के कुछ और करने के लिए हमने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। हमने केवल यूरोपियन यूनियन का सामान बेचने का काम किया, और हमने 18 शेड बनाए
और 4 महानगर जोड़े, जबकि दूसरे चरण में हम 18 के जगह पर 136 सेट बनाने में सक्षम हुए। 43,000 अमूल जैसी संस्थाएं बनाई और 43,000 अमूल जैसी संस्थाओं में 42.5 लाख दूध उत्पादकों को जोड़ा और लगभग 1989 तक हमारा दूध पाउडर का उत्पादन 1,40,000 टन हो गया। क्लियर है? चलिए अब इसी के क्रम में आगे आता है तीसरा जो चरण है, वो जो शुरू होता है 1985 से लेकर के 1996 तक। ठीक है, अब लगभग सेटअप तैयार हो चुका था, यानी 42,000 जो शेड बनाए गए थे, 43,000 जो शेड बनाए गए थे, उस 43,000 शेड में हम लोगों ने मतलब 43,000 शेड में किसान जुड़ चुके थे, दूध का उत्पादन हो रहा था, सब चीजें अच्छी चल रही थी। तो तीसरा चरण क्या रखेंगे, हम जो किसान दूध का उत्पादन कर रहे हैं वो दूध का उत्पादन और अच्छे तरीके से कैसे हो, यही फोकस होगा। अगर कोई दूध जैसे मिलावटी दूध बिक जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, वही फोकस होगा, यानी गुणवत्ता पर फोकस करेंगे और साथ साथ दूध के उत्पादन और वितरण के वृद्धि पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा लगभग सेटअप तैयार हो चुका है। तो तीसरा चरण वही था। इस चरण में क्या है, डेयरी सहकारिताओं को अधिक मात्रा में दूध की खरीदे और बिक्री के लिए अपेक्षित बुनियादी विस्तार सुदृढ़ीकरण सक्षम बनाया गया। 1988-89 में दूध सेटों की संख्या जो थी वो 173 हो गई, 136 से बढ़ करके। और ठीक है, और जो 43,000 जो सहकारी समितियां बनी थी, किस प्रकार की, अमूल जैसी सहकारी समितियां, उस 43,000 सहकारी समितियों में 30,000 सहकारी समितियां हमने और ऐड किया तीसरे चरण में। मतलब ये कितना हो गया, 73,000 सहकारी समिति हो गया। और तीसरे चरण में भी महिला दूध उत्पादन समितियों, यानी केवल ऐसा समिति भी बनाया जाने लगा तीसरे चरण में जिसमें केवल महिलाएं ही रहें, पुरुष न रहें। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने 3 चरण देखे और 3 चरण आपको स्पष्ट तौर पे लगभग याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ब्रीफ अगर देखें तो 1946 में अमूल बना, 1965 में एनडीडीबी बना यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बाद हमने 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति शुरू किया। और श्वेत क्रांति के शुरू होने के श्वेत क्रांति में हमने 3 चरण देखे और 3 चरण में हमने देखा कि पहले चरण में हमने किसी प्रकार से गाय भैंस के संवर्धन या गाय भैंस के दूध के उत्पादन को कोई फोकस नहीं किया। एनडीडीबी ने पहला काम किया, यूरोपियन यूनियन से जो भी चीजें आ रही थी उनको बेचने का काम किया, 4 महानगर को जोड़ा, 18 शेड बनाए। दूसरे चरण में हम आए तो 18 शेड के जगह में 136 शेड बना दिए गए और 136 शेड में अमूल जैसी, हमने दूसरे चरण में अमूल जैसी चीजें बनानी शुरू की, अमूल जैसी संस्था बनानी शुरू करी। तो 43,000 संस्थाएं बनाए और 43,000 संस्थाओं में लगभग 42.5 लाख दूध उत्पादकों को जोड़ा गया। और फिर तीसरे चरण में आ जाते हैं तो तीसरे चरण में हम जो 136 शेड बने थे वो 136 शेड 173 शेड में कन्वर्ट हो गए और 173 शेड में कन्वर्ट होने के बाद साथ ही साथ हमने जो 43,000 अमूल जैसी संस्था सेकेंड फेज में बनाई थी, दूसरे चरण में बनाई थी, उसमें 30,000 और बढ़ोतरी हो गई, मतलब 73,000 हो गए। महिला समूहों की भी स्थापना हो गई, महिला यूनियन की भी स्थापना तीसरे चरण में की गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं श्वेत क्रांति के लाभ क्या हुए। तो पहला लाभ क्या हुआ, पहला लाभ यही हुआ कि दूध उत्पादन में वृद्धि हो गई। दूसरा लाभ, कृषकों को अतिरिक्त आय मिलने लगा, यानी अगर 1-2 गाय पाल लिए तो उसके लिए मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, दूध उत्पादित करो, बेच दो, जो यूनियन है पास में उसमें। ग्रामीण बेरोजगारों के लिए रोजगार मिला, संतुलित ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला, शहरी क्षेत्रों में दूध की उपलब्धता बढ़ी, पशु नस्ल में भी सुधार हुआ। क्योंकि हम तीसरा फेज 2 देखते हैं, तीसरा चरण 2 देखते हैं, उस तीसरे चरण में हमारा फोकस क्या था, पशुओं से अधिक दूध कैसे लिया जाए, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा कैसा हो, यह हमारा तीसरा चरण था। उनको टीका देना और सारी चीजें जो भी करना वो सब तीसरे चरण में था। ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं दूध उत्पादन, इसमें कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं। पहला तो आपको पॉइंट याद ही रखना है कि दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है जो कि करंट डेटा है 2022-23 में, ध्यान रखिएगा 23-24 का डेटा अभी नहीं आया, आपसे पूछेगा तो 22-23 का पूछेगा। 230.58 मिलियन टन उत्पादन हुआ दूध का एक साल में,
और 22-23 में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी वो 459 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता थी। पहली बात, ये जो 230.58 मिलियन टन दूध का उत्पादन है पूरे एक साल का है, लेकिन दूध की उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति 459 ग्राम वो एक दिन का है। ठीक। दूसरा, कृषक की आय में वृद्धि, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। लोग अतिरिक्त आय के लिए दूध मतलब गाय बैल पालना शुरू किए, गाय भैंस पालना शुरू किए, वो बना। रोजगार के अवसर, इसको भी समझने की जरूरत नहीं है आपको भाई। जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार का एक अवसर तो मिला ही मिला दूध उत्पादन से। अगला नंबर पॉइंट देखें, संतुलित ग्रामीण विकास को बढ़ावा। जब डेयरी का उत्पादन मतलब दूध का उत्पादन होने लगा तो शहर से गांव या गांव से शहर तक जाने के लिए, दूध को ले जाने के लिए सड़क की आवश्यकता थी, तो सरकार ने इस विषय में सोचा, सड़क आदि बनवाने का काम किया, तो संतुलित ग्रामीण और शहरी विकास संतुलित हुआ। शहरी क्षेत्र, चूंकि शहरी क्षेत्र संकुचित क्षेत्र होते, संकुचित क्षेत्र मतलब जहां पे जगह नहीं होता कि वो गाय पाले भैंस पाले, तो वहां तक दूध की उपलब्धता बढ़ी। इसी ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से सड़कें बनी तो दूध आसानी से शहरों तक पहुंचने लगा। पशु नस्ल में सुधार, खासकर ऑपरेशन फ्लड के तीसरे चरण में हमने देखा कि हमने पशुओं के नस्ल में सुधार की बात। हानि क्या हुआ? हानि, पहला तो हानि यह हुआ कि दूध का उत्पादन तो हमने बढ़ाया, दूध का उत्पादन बढ़िया बढ़ाया। दूध के उत्पादन बढ़ाने की वजह से हमने केवल उत्पादन पर फोकस किया कि अधिक से अधिक दूध जिस गाय जिस भैंस से निकले उस भैंस को हम रखेंगे। तो जो देसी नस्ल की गाय भैंसें थी, वो देसी नस्ल की गाय भैंसें तो बेकार हो गई या फिर वो कम हो गई, उनको मतलब वो एग्जिस्ट करना कमी, वो मतलब किसानों के पास कमी होने लगी, क्योंकि लोग लाभ के तौर पर देखने लगे डेयरी को। पहले पशु के सेवा के तौर पर देखते थे, गौ सेवा के तौर पर, तो अब लाभ के तौर पर देखने लगे कि जो पशु, जो गाय, जो भैंस अधिक दूध देगा उस भैंस को हम रखेंगे, और नहीं देगा तो उस भैंस को नहीं रखेंगे, उस भैंस को या उस गाय को नहीं रखेंगे। तो ये एक समस्या हुई पहले। दूसरी समस्या क्या है? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दूध अगर उत्पादित बढ़ा नहीं रहा है तो लोग पानी मिलाते थे। तो ये छोटी मोटी समस्या है, इस पर कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बाकी जो अब प्रश्न है उस प्रश्न को देख लेते हैं, हानि को देखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए। श्वेत क्रांति खाली स्थान से संबंधित है, पता है आपको किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से संबंधित। बस आसान आसान, इतना ही आसान प्रश्न पूछेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। दूसरा कहता है ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन। ऑप्शन नंबर बी, नदी प्रबंधन मिशन। ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई के लिए वर्षा जल बचाने का मिशन, या भूमिगत जल बचाने का मिशन। तो मुख्य रूप से जब आपसे पूछा जाता है फ्लड, अभी आपने पढ़ लिया है तो आपको पता है कि श्वेत क्रांति कहूं या ऑपरेशन फ्लड कहूं, व्हाइट रेवोल्यूशन कहूं या ऑपरेशन फ्लड कहूं, सेम बात है। लेकिन जब फ्लड की बात आएगी तो क्या होगा? आपको लगेगा फ्लड मतलब क्या है? बाढ़ है। फ्लड को अंग्रेजी में बाढ़ को क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए से संबंधित, एकदम क्लियर कट। अभी आपने पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन बाद में भी आपको इन चीजों को ध्यान और याद रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर विलियम गांडे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बोरलॉग, इसको हम धान के क्षेत्र में देखेंगे, आगे पढ़ना है हमको। स्वामीनाथन हरित क्रांति के क्षेत्र में देखेंगे। तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। बाकी अभी ये समझिए कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका उत्तर होने वाला है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न होंगे तो और भी देख ले। और भी प्रश्न है, पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा देश
वर्ष 2022-23 में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हमने पढ़ा भी है अभी कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में हम पीछे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी थी? तो हमने क्या पढ़ा? 459 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से हमारा दूध का उत्पादन है। और आपसे पूछ सकता है कि 2022 डेटा पूछ सकता है 2022-23 में कितने टन दूध का उत्पादन भारत में हुआ, तो वो भी डेटा आपको याद रखना है, आपको पढ़ाया हूं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा ये जो क्लास था ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन, ये हमारा खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां से हम शुरुआत करेंगे हरित क्रांति की। इतना ही छोटा छोटा टॉपिक है, इतना ही आसान है, लेकिन पढ़ेंगे तब आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी आसान नहीं। हो सकता है ये वीडियो YouTube पर भी हो, तो धीरे धीरे आपको वीडियो YouTube पर मिलेंगी। और अगर आप पूरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स भी है, जिसकी जानकारी आप व्हाट्सएप में मैसेज करके ले सकते हैं। हमारा नंबर आपको लिख भी देता हूं, 9617413676। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज करके बात कर सकते हैं कि एडीओ के लिए हमें कोर्स लेना है। ठीक है, चलिए नमस्कार।